নমস্কার, দেখছেন TV9 বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি তনিষ্ঠা। আপনাদের সকলকে স্বাগত ডক্টর প্লাসে। এবং আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে প্রসেসটা, অর্থাৎ রোবোটিক সার্জারি বা বলা ভালো সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি যে বিষয়টা রয়েছে সেই সমস্তটা নিয়ে আমরা ডিটেলসে ডিসকাস করব। আপনাকে জানিয়ে রাখি, মণিপাল হসপিটাল, ওল্ড এয়ারপোর্ট রোড, বেঙ্গালুরু নিবেদিত এই অনুষ্ঠান। এবং আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যে বিশেষ অতিথি রয়েছে তার সঙ্গে আপনাদের একটু ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর কে হেমন্ত কুমার। আপনাকে স্বাগত TV9 বাংলায়। এবং এক এক করে আমি আসবো এবং এক এক করে যে প্রশ্নগুলো রাখবো সেই প্রশ্নগুলো ডাক্তারের কাছে জানতে চাইবো। প্রথমেই যে প্রশ্ন, এই যে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সার্জারি অন্যান্য সার্জারির থেকে কেন আলাদা সেটা একটু জানার চেষ্টা করব। लाइक ये जो सर्जरी है, ये सर्जरी जो भी डिफरेंट सर्जरीज है, ये सर्जरी क्यों डिफरेंट है? लाइक हाउ इज़ रोबोटिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल टाइप ऑफ सर्जरीज? Thank you TV9 for inviting me. I am very grateful, thankful. So आपका जो प्रश्न जो है, जो ये हमारा रोबोटिक सर्जरी जो हम मणिपाल हॉस्पिटल, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बेंगलुरु करते हैं, वो जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल सर्जरी है जो बहुत सदियों से चलता आ रहा है, जैसे ओपन सर्जरी है, उससे कैसे बेहतर है। सो अगर आप सर्जरी का एवोल्यूशन देखोगे तो सबसे पहले आता है ओपन सर्जरी। अभी भी वो ऐसे नहीं है कि हम नहीं करते, डेफिनेटली उसका भी सर्टेन इंडिकेशन है जिधर हम करते हैं। बट ओपन सर्जरी का अपना ही नुकसान है, इन द सेंस कि आप उसको कोई भी सर्जरी करने के लिए आपको बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। स्पेशली हमारा पेट का सर्जरी होता है तो बहुत लंबी कट देना पड़ता है, तो लंबी कट की वजह से ज़्यादा पेन रहता है, रिकवरी स्लो रहती है, एंड अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है, स्पेशली फीमेल्स सभी के लिए ऑब्वियसली बड़ा सा स्कार होती है। तो इसको कम करने के लिए मिनिमल इन्वेसिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आया। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये सब कुछ ख्याल रखा, उस पर हम की होल सर्जरी भी करते बोलते हैं, जिसमें आप छोटे छोटे इंसिजन देते हैं और ये करते, तो उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन, पेन सब कुछ कम हुआ। बट उसका भी कुछ नुकसान था या ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं। उस पर क्या होता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपका जो इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट जो हम चाहते हैं अंदर उतना अच्छे से हो नहीं पाता, एंड जो विजन जो है उतना अच्छा सा नहीं होता, या ये वेदर इट इज़ अ 3D विजन, ऑल दीज थिंग्स। उसके लिए तब आया नया आविष्कार जो रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी ये सब कुछ जो भी ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपी का जो नुकसान है या कमियां हैं उसको पूरी करती है। अच्छा। जैसे कि इस पे 3D विजन है, 3D विजन जो डेप्थ परसेप्शन हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका जो भी इंटेस्टाइन्स आगे पीछे जो भी है उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। एंड जो मैग्निफिकेशन है ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा है। सो आप समझो कि अगर आप बहुत अच्छे से देख पाते हो क्लोज, ऑब्वियसली द कॉम्प्लिकेशन जो रिस्क जो आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर है उनके लिए कम होता है। एंड दूसरा इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट, जो रोबोटिक सर्जरी का जो इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट है वो एंडोरिस्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो हमारा हाथ जैसे मूवमेंट करता है उस हिसाब से अंदर पूरा मूव करता है। अच्छा। सो डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी का बहुत सारे फायदे हैं जो कन्वेंशनल सर्जरी से। আচ্ছা, যারা পেশেন্টরা রয়েছেন তারা কেন এই সার্জারিকে বেছে নেবেন সেটা একটু জানার চেষ্টা করবো। जो पेशेंट्स लोग हैं वो ये जो रोबोटिक सर्जरी है इसको क्यों चूज़ करेगा, क्या क्या एडवांटेजेस है, थोड़ा डिटेल्स में? तो रोबोटिक सर्जरी हम चाहते हैं कि सभी लोगों को लगता है कि बहुत महंगा सर्जरी है या कोई नया सर्जरी है, तो थोड़ा बहुत तो उनको डर ये सब कुछ तो रहता ही है। बट ये अभी नया वाला नहीं है, ऑलमोस्ट 20-25 साल से चलते हुए आते हुए सर्जरी है, बट उतना फेमस नहीं हुआ है। बट हम क्योंकि रिफाइनमेंट उतना नहीं था, बट आजकल देयर हैव बीन सो मच ऑफ रिफाइनमेंट एंड बहुत सारे कंपनियां भी बनाना शुरू किया हुआ है रोबोटिक सर्जरी का। सभी को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी मतलब कोई रोबोट कर रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है, हम ही कर रहे हैं, सर्जन नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली रोबोट अपना प्रिसीजन, अपना विजुअलाइजेशन, उसका डेप्थ परसेप्शन से आपको काफ़ी मदद करता है। सो दैट अगर अब आप ओपन लैप्रोस्कोपी रोबोटिक सर्जरी कंपेयर करोगे तो रोबोटिक सर्जरी सबसे उच्च माना जाता है उसकी प्रिसीजन और विजुअलाइजेशन के लिए। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसे नहीं है कि जो अमीर बंदा है या जो अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए होना चाहिए, इवन गरीब लोग भी इसका जो बेस्ट है वो पाना चाहिए उन लोगों को। तो रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली अगर दूसरे सर्जरी का
का कंपैरिजन में बहुत अच्छा माना जाता है एंड कॉम्प्लिकेशंस भी कम है, रिकवरी भी फास्ट है, अपने जल्दी वापस काम पे जा सकते हैं, तो काफ़ी सारे फ़ायदेमंद है। एंड बट सर्जरी सिमिलरली सेम ही होगा, ऐसे नहीं है कि कोई कम सर्जरी होगा, सर्जरी तो सेम ही होगा। আর এটা অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে এই ধরনের সার্জারি যদি চুজ করেন তারা, সেই সমস্ত পেশেন্টরা অনেক সময় ভয় পান, বা যেটা বলছিলেন ডক্টর যে এই ধরনের সার্জারি কেমন হবে না হবে সেটা নিয়ে অনেকটা চিন্তিত থাকেন। তো তাদের জন্য डॉक्टरी की मैसेज होवे সেটা জানার চেষ্টা করব। आप उन लोगों को क्या मैसेज दोगे जिन लोगों को बहुत डर लगता है ना कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या है नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? क्योंकि वो नाम में ही ऐसा है, रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं कि ना, बहुत सारे लोग जो भी हमारे पास आते हैं बहुत मुश्किल लगता है हमें उनको समझाना, क्योंकि उनका दिमाग में ये रहता है कि रोबोट आ जाता है कि वही करता है। ऐसे नहीं है, इस पे हम ही करते हैं, बट रोबोट डेफिनेटली अपना प्रिसीजन से हमें मदद करता है। तो हम यूजुअली उनको काफ़ी समझाते हैं, कई बार हम जो वीडियोस जो हमने सर्जरी किया हुआ रोबोटिक सर्जरी का वो दिखाते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कन्विंस हो जाते हैं कि रोबोटिक सर्जरी। एंड जैसे जैसे अगर आप 5 साल 10 साल पहले देखोगे उससे और अब से, जो पीपल कमिंग टू अस तो स्पेशली पूछते हुए आते हैं कि हमें नहीं, ये सर्जरी हमने रोबोटिक से ही कराना है, वो अवेयरनेस की बात है। एंड इन द कमिंग डेज आते आते जैसे जैसे ज़्यादा लोग करना शुरू कराएंगे या कराना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है रोबोटिक सर्जरी के लिए। মণিপাল হসপিটালে এই রোবোটিক সার্জারি খুবই ইম্প্যাক্টফুলভাবে হচ্ছে এবং ভালো ফলাফল আসছে এই সার্জারি, সেটা নিয়েও একটু ডক্টরের কাছে জানার চেষ্টা করব। जो मणिपाल हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल पे बहुत इम्पैक्टफुल सर्जरीज हो रहे हैं, बहुत सालों से हो रहे हैं, तो उसका कुछ अगर एग्जांपल्स आप दोगे तो शायद आसानी होगा सबको समझ में। जैसे कि हमारा मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट रोड, ये हमारा फ्लैगशिप हॉस्पिटल है हमारा मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। तो हमारे पास काफ़ी ऐसे तो स्पेशली तो वेस्ट बंगाल से, इवन बांग्लादेश से मेडिकल टूरिज़्म के नाते काफ़ी लोग आते हैं स्पेशली फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ के लिए। तो स्पेशली रोबोटिक सर्जरी हमारे लिए जो क्रिटिकल एरियाज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टम, जो मोशन का जो लास्ट वाला हिस्सा बोलते हैं, जो उसका कैंसर के लिए, या पेट का कैंसर के लिए, या लिवर पैनक्रिया, जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसको लगता है कि बहुत बड़ा चीरा लगना चाहिए, ऐसे वाले जो डर के आते हैं, उनके लिए हम काफ़ी अच्छे से एंड बहुत सक्सेसफुली रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। जो भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरीज है, वो सब सर्जरीज हम रोबोटिक के तरफ से कर सकते हैं विथ लेस पेन, फास्टर रिकवरी एंड अर्ली रिटर्न टू द वर्क। और भी एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आते हैं, जब भी ऐसा कोई एडवांस सर्जरी के बारे में सब लोग सुनते हैं, तो उन लोगों के दिमाग में ये आता है कि यह बहुत कॉस्टली होगा। तो उस बारे में क्या बोलेंगे? तो कॉस्ट का अब आप करके नहीं, सभी लोगों को जब भी हम जो नया चीज़ बोलते हैं उनको लगता है यार महंगा होता है, बट हमारा हॉस्पिटल में हमारा पैकेजेस है जो ऑलमोस्ट रेट कंपेरेबल है जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का रेट से, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल में हम ऑलमोस्ट वी वर द फर्स्ट वन, अगर आप देखोगे इवन कंट्री में बहुत अर्ली से ही शुरू कर लिया था, ऑलमोस्ट इट्स बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 12 साल से हम लोग करते आ रहे हैं रोबोटिक सर्जरी। सो हमारा जो कॉस्ट पैकेजेस है इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी हो, लैप्रोस्कोपी हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-10% का ही डिफरेंस है। एंड हम चाहते हैं कि अगर आप 5-10% में बेहतर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों ना लें, सभी क्यों ना फ़ायदा उठाए इसका, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका सोसाइटी का स्टेटस के हिसाब से। অনেকের এই প্রশ্নটাও থাকে যে রোবোটিক সার্জারি এটাতে সাকসেস রেটটা কত, কেমন সাকসেসফুল অপারেশনস হয়, সেটা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকে, সেটাও ডক্টরের থেকে জানার চেষ্টা করবো। जो सक्सेस रेट है ना, वो उसके बारे में अगर कुछ डिस्कस कर दे कि कितना इम्पैक्टफुल सर्जरीज आप लोग करते हैं, तो और भी आसानी होगी सबको समझ में। सही है, कोई भी नवी आविष्कार आता है तो सबको डर रहता है कि यार जो ऑलरेडी इतने साल से चलते आ रहे ये उसी का बराबर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फाइनली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आउटकम, करना इम्पोर्टेंट नहीं है रोबोटिक से या लैप्रोस्कोपी से, इम्पोर्टेंट होता है कि क्या हम अच्छी तरह से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो सेम यही अप्रिहेंशन था जब लैप्रोस्कोपी जो कीहोल सर्जरी आया था, तो लोगों का मन में शंका था कि यार इतना बड़ा चीरा लगता है, इतना अच्छा सा दिखता है, ये छोटे छोटे इंसिजन से करते हैं या उतना ही अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर
पाए इम्पैक्ट हो पाएगा कि नहीं। बट अब अगर देखोगे तो ओपन सर्जरी ऑलमोस्ट बहुत रेयर केसेस में हम करते हैं, अदरवाइज तो सब कुछ आप की होल सर्जरी से कर सकते हैं। सिमिलरली रोबोटिक सर्जरी भी ये की होल सर्जरी जैसा ही है और उससे और अच्छा है। आजकल लोग तो मतलब दे ऑप्ट फॉर दोज माइक्रो की होल सर्जरी, ये भी रोबोटिक सर्जरी भी की होल सर्जरी है। इस पे भी उतना ही छोटे छोटे इंसिजन पाए जाते हैं एंड इसमें और भी अच्छा ये है कि उससे कम होता है पेन, बिकॉज एक मैकेनिज्म होता है फुलक्रम इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट की वजह से पेन ज़्यादा होता है, इवन दो इंसिजन छोटा है तो भी। बट रोबोटिक में ऐसे नहीं है, ये सर्कुलरली घूमता रहता है, वो जो ट्रोकार जो भी डालते हैं उसकी वजह से इंसिजन सेम हो के भी पेन कम होता है। तो रोबोटिक सर्जरी काफ़ी एडवांटेजेस है सिमिलर टू, एंड ये भी की होल सर्जरी है एंड आउटकम्स अच्छे हैं। एंड अगर आप सक्सेस का रेट देखोगे, हमारे इंडिया का NCBA का डेटा भी बोलता है ऑलमोस्ट 94 to 100% सक्सेस रेट है। एंड सब कुछ सर्जरीज जो हम लैप्रोस्कोपी से नहीं कर पाते वो भी हम रोबोटिक से कर पाते हैं उतना ही इफेक्टिवली। এই রোবোটিক সার্জারিতে সুস্থ হতে পুরোপুরিভাবে কতটা সময় লাগে সেটা একটু জানার চেষ্টা করব। पूरी तरीके से क्योर होने में कितना टाइम लगता है? तो ये अगर आप ट्रेडिशनल सर्जरी अगर हाँ वो डिफरेंशिएट करते हैं ट्रेडिशनल देखो, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग काफ़ी कैंसर सर्जरीज करते हैं तो वो एक डिक्टम है। अगर आपका बहुत अच्छा सा हो के भी यूजुअली 7 से 10 दिन मरीज अस्पताल में रहना पड़ता है। जैसे हमने रेक्टम का या स्टमक का कैंसर का कर दिया, क्योंकि चीरा इतना बड़ा रहता है कि पेन इतना रहता है कि सूखने में टाइम लगता है और लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लगता है कि दर्द है ठीक नहीं है। बट जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो हम ईरास प्रोटोकॉल बोलते हैं, एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी। सेम रोबोटिक का भी हम वही यूज़ करते हैं। तो अगर सेम सर्जरी अगर लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक से करते हैं 2-3 दिन में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पेन नहीं है तो दे आर वेरी हैप्पी टू गो होम। मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग कि पेनलेस सर्जरी। यस यू कैन से दैट ऑलमोस्ट। एंड दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि निशाना लेस सर्जरी। हम इतना मेजर सर्जरी करते हैं तब भी आपको दिखता नहीं है, या ऐसी जगह पे निशान हो गए जो दिखता नहीं है, जैसे नीचे, जैसे सिजेरियन का स्कार होता है जैसे नीचे। तो यूजुअली हम जो भी बड़ा सर्जरी करें, जब स्पेसिमेन निकालते हैं हम यूजुअली एक छोटा सा कट देके निकाल देते हैं। सो जो बंदा अगर पैंट पहन रहा है या साड़ी जो भी पहन रहा है उनके ऊपर कोई निशानी नहीं दिखते, एंड बाहर से कोई बोल भी नहीं सकता कि इतना बड़ा सर्जरी हुआ है। ये एक बहुत मेंटल इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए भी। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে সমস্ত সার্জারির একটা আফটার এফেক্ট থাকে, সেটা নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করবো। रोबोटिक सर्जरी में आफ्टर इफेक्ट जो है, जो कन्वेंशनल सर्जरी है उससे कितना डिफरेंट है? अगर आफ्टर इफेक्ट मानोगे तो इमीडिएटली रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ओपन सर्जरी का ना कुछ होता रहता है, क्योंकि स्पेशली चीरा लगा हुआ होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है अडेशंस बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जितना चीरा लगा रहता है जब भी वो हीलिंग होता है, जो भी अंदर आर्गन्स है, पेट के अंदर आर्गन्स, वो सभी स्कार को आके चिपक जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मरीज हमारे पास आते हैं ऑपरेशन का 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। कभी इंटेस्टाइन चिपक जाता है, रुक जाता है, ऑल दोज थिंग्स। ये कॉम्प्लिकेशन इमीडिएटली पता नहीं चलता, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली है। अगर ये वही रोबोटिक में नहीं होता, और ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप नेग्लिजिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली इंसिजन्स छोटे छोटे हैं। तो द रिस्क ऑफ अडेशन, बिकॉज जिधर भी आपका बॉडी में कट लगता है उधर चिपक जाता है इंटेस्टाइन्स या अंदर जो भी ऑर्गन्स है। तो जब आपका इंसिजन ही बहुत छोटा है तो चिपकने का चांसेस ही कम है। तो आफ्टर इफेक्ट कंपेरेटिवली जो यूजुअली ट्रेडिशनल सर्जरी से आते हैं उसका कंपैरिजन में रोबोटिक में काफ़ी कम है। এবার মণিপাল হসপিটাল, সেই মণিপাল হসপিটালে এই রোবোটিক সার্জারি, সেই রোবোটিক সার্জারির যে টিম, সেই টিম কতটা পাকাপোক্ত, সেই টিম কতটা ভালোভাবে কাজ করে, কিভাবে কাজ করে সেটাও জানার চেষ্টা করব। जो सर्जिकल टीम है वो कितना मतलब रिलायबल है, अगर उस बारे में भी बात कर दो। देखो, हम ये एक टीम एफर्ट है। अगर हम ट्रेडिशनल सर्जरी करें या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें या रोबोटिक सर्जरी करें, ये एक टीम एफर्ट है। जैसे आपका इधर कैमरामैन भी होंगे, ये भी होंगे, तो हमारा भी है। स्क्रब नर्स से पकड़ के, हमारा टेक्नीशियन से पकड़ के हम लोग, सो हमारा ये 12 साल से जो करते आ रहे हैं, तो हमारा एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो रोबोटिक के लिए। नहीं तो क्या होता है कि नया सेटअप में बहुत ट्रेनिंग का भी। अगर मैं आपसे पूछूं वाई मणिपाल हॉस्पिटल, मतलब कोई दूसरा हॉस्पिटल क्यों नहीं? मणिपाल हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि हम सबसे पहले शुरू किए थे, सो रोबोटिक का आप बोल सकते हो। एंड हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस पे, एंड वी हैव ए वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी। जिनको पता है कि रोबोटिक सर्जरी एक ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल सर्जरी की तरफ में चला जाता है, ऐसे नहीं कि कोई घबराते। हम दिन में 2-3 केसेस होते रहते हैं। तो एक नेटवर्क है आपका जो स्मूथ से चला जाता है, एंड आपका वेल ट्रेंड स्टाफ है, वो भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्जन करने वाला नहीं है, स्टाफ का भी बहुत है। तो हमारे पास ये सब कुछ सुविधा है, एंड इवन आफ्टर केयर भी बहुत अच्छा है।
तो इसीलिए मणिपाल काफ़ी नाम से जाना जाता है। वो एक ट्रस्ट है स्पेशली बंगाली लोगों में, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा आभार है कि हमारे देखते हुए, बिकॉज हमें मुर्शिदाबाद माल्टा इधर से आते हैं तो हम सोचते हैं यार कभी मतलब क्यों आते हैं करके, बट जो एक अपना हेल्थ को लेके जो विश्वास होता है, क्योंकि आपके हेल्थ के सामने कुछ नहीं आता, ठीक है, उसके कुछ नहीं आता जो, एंड आप सही जगह पहुंचोगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी आते हैं जो दिक्कत सही के बाद में हमें सुनने में भी आता है कि सर हम डायरेक्टली शायद यही आ जाते हैं कि हमें इतना नुकसान नहीं होता, घूमना पड़ा, ये सभी। वो विश्वास हमारा मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट कि लाइक दूसरे फील्ड की तरफ से, एंड हमने वो एक विश्वास लोगों में दिया है, तो हम चाहते हैं कि और हमें मौका मिले कि लोगों का भला करने के लिए, सो दैट उनको भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर मिले। तो इसी आशंका से हम चाहते हैं कि लोग हमारे हॉस्पिटल आए। আর একটা একদম শেষে লাস্ট কোয়েশ্চেন স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে এই যে রোবোটিক সার্জারি, এই রোবোটিক সার্জারির ফিউচার সেটা কি রয়েছে অল ওভার ইন্ডিয়াতে বা অল ওভার ওয়ার্ল্ডে? যদি এই সার্জারিকে নিয়ে ভাবা হয় তাহলে সেটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা একটু জানার চেষ্টা করবো। স্যার एकदम लास्ट में जो बात आपसे पूछना चाहेंगे, जो रोबोटिक सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर के बारे में थोड़ा इलाबोरेटली अगर बोले। अगर रोबोटिक सर्जरी का अगर हम फ्यूचर का देखेंगे, ये सर्जरी इज़ गोइंग टू स्टे। ये ऐसा नहीं है कि आया और चला गया, क्योंकि बहुत सारे एडवांसमेंट जा रहे हैं। एंड अगर मैं दो चीज़ें अगर बोलना चाहता हूँ कि फ्यूचर ऑफ रोबोटिक सर्जरी का, एक है टेली रोबोटिक्स। ऑलरेडी किया हुआ है लोगों ने कि एक जगह पे सर्जन है, अक्रॉस द ग्लोब भी आप किधर भी बैठ के भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि एफिशिएंसी कम हो जाएगा, उतना ही इफेक्टिवली कर सकते हैं। एंड ये हमारा देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर देखोगे कि अगर पूरा अक्रॉस इंडिया हार्डली एक 80 या 100 सेंटर्स है जो रोबोटिक का उनके पास इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उतना अभी स्प्रेड नहीं हुआ। एंड देयर आर बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे आप हमारा नॉर्थ ईस्ट देख सकते हैं, उधर कई जगह पे है भी नहीं है, तो लोग उससे आपका वंचित है जो एडवांस सर्जरी से। टेली रोबोटिक्स उसमें हेल्प करेगा। ये ऐसे हेल्प करेगा कि आपको हर इक्विपमेंट हर जगह पे रहने का ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रेंड सर्जन, आप हम बेंगलुरु में बैठ के जिधर हमारे पास मशीन है, आप ओनली कुछ रोबोट का इस्तेमाल करते हुए हम सिलीगुड़ी में या असम में कहीं पे भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। सो वो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग नेशन। सो आपको इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो है उसको हम पूरी कर सकते हैं, बट विद द सेम एफिकेसी। एंड दूसरा फ्यूचर हम बोलते हैं कि वर्चुअल रोबोटिक। आजकल तो हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब हर चीज़ का इतना सारा आविष्कार हुआ है, वो सब कुछ हमारा फील्ड में भी हो रहा है एंड रोबोटिक्स में भी हो रहा है। तो उसके चलते हुए शायद ऐसा दिन आए जिस पे कि हमें पेशेंट का हर चीज़ पता चलता है, बिकॉज हम इतना स्कैन्स कराते हैं सिटी स्कैन पर, तो हमें पूरा जो ट्यूमर जो भी है पहले ही पता चल जाता है कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का ये आगे जाके है कि और डिफाइन होगा, और होगा। शायद ऐसा दिन आएगा जिधर मैं पहले ही पेशेंट का ऑपरेशन करूँ वर्चुअली ऑन ए सिमुलेटर, एंड जब मरीज आए तो हम में परफेक्टली, बिकॉज आपको सेकंड चांस नहीं मिलता जब सर्जरी के टाइम पे अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो हो गई, बट ये वर्चुअल में क्या होगा, ये गेम जैसा है। पहले ही मैं सिमुलेटर पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, एक बढ़िया सा सर्जरी कर सकता हूँ, एंड जब पेशेंट एडमिट हो जाएगा तो मैं वो लगा सकता हूँ, सो दैट वो रोबोट उस हिसाब से करते जाए। ये फ्यूचर हो सकता है। पर पता नहीं कब होगा, बट ये एक फ्यूचर हो सकता है जो आपको 100% सक्सेस के साथ बिना कॉम्प्लिकेशन का आगे जाके देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सो माच। थैंक यू। কথা বলছিলাম ডক্টর কে হেমন্ত কুমারের সঙ্গে, কথা বলছিলাম রোবোটিক সার্জারি নিয়ে, যে সার্জারির ব্যাপারে অনেকটা হয়তো আমাদের জানাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ রোবোটিক সার্জারি কতটা এই সুন্দরভাবে কাজ করে, কিভাবে হয় না হয়, সমস্তটা নিয়ে তিনি ডিসকাস করছিলেন। বিশেষ করে যে মণিপাল হসপিটাল রয়েছে, সেই মণিপাল হসপিটালে কী কী ফ্যাসিলিটিস রয়েছে রোবোটিক সার্জারি নিয়ে, সমস্ত নিয়েই তিনি ডিসকাস করছিলেন। আশা করি এই ডিসকাশন আপনাদের সহায়তা করবে। এই রোবোটিক সার্জারির কথা যদি কেউ ভেবে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদেরকে হেল্প করবে এই ডিসকাশন। আপাতত সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য। অন্যান্য খবরের জন্য নজর রাখুন টিভি9 বাংলায়।